Please like, share, and subscribe Edify India. Thank you. Class 12th Biotechnology Part 4. Insertion of recombinant DNA into the host cell or organism. Now, before beginning with the fourth step, I hope you have watched our part first, second and third. Part third, we made you understand about the processes of recombinant DNA technology, where we have already discussed three steps. They are isolation of the genetic material, DNA, second, cutting of DNA at specific locations, and third, amplification of gene of interest using PCR, where PCR stands for polymerase chain reaction. Now, in this part, we are going for our final first part of biotechnology, where we will be ending with our this first unit of biotechnology. Now, fourth step is insertion of recombinant DNA into the host cell or organism. There are several methods of introducing the ligated DNA into recipient cells using ligase एंजाइम. हमने बताया था कि जब भी हमें जब भी काउंटर पार्ट्स को अटैच करना रहता है एलियन स्पीसीज डीएनए को वेक्टर डीएनए से, तो हम उसके जॉइंट्स को उसके एंड्स को हम ज्वाइन करते हैं यूजिंग लिगेज एंजाइम, और जो कि वो स्टिकी रहते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो अटैच हो जाते हैं. नाउ, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म. हमें पता है कि किसी भी डीएनए को होस्ट में करवाने के लिए, एंटर कराने के लिए, उसको हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है कि वो उस डीएनए को एक्सेप्ट कर सके. सो कॉम्पिटेंट हमने एक वर्ड पढ़ा था, ठीक है, ये हमारा टूल था. नाउ, रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग दैम कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग. जब सेल कॉम्पिटेंट बन गया है डीएनए को एक्सेप्ट करने के लिए, तो हम आगे की प्रोसेस करते हैं, वो अपनी सराउंडिंग से डीएनए एक्सेप्ट कर सकता है. इफ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन आर रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक, like example. So for example, we are taking here a recombinant DNA. किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने बताया था कि अगर उसमें कोई भी जीन हम डाल देंगे तो वो हमें डिजायरेबल जीन देगी. जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज में, जैसे एक बैक्टीरिया है वो प्लांट को इफेक्ट कर रहा है. अगर हम उस बैक्टीरिया का केमिकल निकाल के, जो भी हार्मफुल है उसको निकाल के हमने अपने डिजायरेबल जीन्स डाल देते हैं जो हमें चाहिए है कि प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए हो, तो उससे जो प्लांट है उसकी ग्रोथ क्या होगी, अच्छी होगी. ऐसे ही हम एनिमल्स पे भी यूज कर सकते हैं, जो कि वो कैंसरस सेल कर रहा था वायरस, उसमें हम अपने डिजायरेबल जीन डाल देंगे तो वो एनिमल हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट देगा. सो सिमिलरली हियर वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ एम्पिसिलिन. Now, when we are providing this ampicillin or making it injected, so the DNA bearing gene are resistant to an antibiotic is transferred into E. coli cell. अब हमारा जो E. coli है यहाँ होस्ट, हमने उसमें डाल दिया एम्पिसिलिन, तो वो एम्पिसिलिन अब क्या करेगा, वो वही सेल्स बनाएगा जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होंगे. फिर हम क्या करेंगे, वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स को हम रख देंगे अगार प्लेट पे. सो ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो एंड अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स विल डाई. क्योंकि अब हमारा जो ई कोलाई है और हमने जब उसको ग्रोथ के लिए डाला अगार प्लेट पे, तो उसके अंदर तो बन रहे थे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स, तो अब वो उन्हीं सेल्स को प्रोग्रेस करेगा या एम्पलीफाई करेगा जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को आगे ले जाने की कैपेबिलिटीज होंगी, जो कि हम बोलते हैं जिसको ट्रांसफॉर्मेंट. और यही ट्रांसफॉर्मेंट्स, कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है यहाँ पे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, इसको हम क्या बोलेंगे, सिलेक्टेबल मार्कर. सो वंस
they are injected in E. coli, and E. coli have the capability to accept it. The cell of E. coli have the ability to accept that DNA. Then it multiplies on the agar plate and transformants will grow and transformed will be dying. Then the ampicillin resistant gene in this case is called selectable marker. Obtaining the foreign gene product. Obtaining the foreign gene product. So we have studied that for recombinant DNA technology have its greatest application for getting desirable plants and animal product for bettering the human's lifestyle. Now when you insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer it into bacterial, plant or animal cell, any cell for desirable product, the alien gene gets multiplied. So it is important that that desirable DNA is getting multiplied. In almost all recombinant technologies, the ultimate aim is to produce a desirable protein. Why? Because protein helps in growth. सो हमारा अल्टीमेटली एम यही रहता है कि जब भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्लांट और एनिमल्स पे या बैक्टीरियल सेल्स पे, उस वेक्टर के थ्रू हम जब भी डिजायरेबल जीन पहुंचा रहे हैं तो हमारा मेन एम ये है कि डिजायरेबल प्रोटीन बने, और वो डिजायरेबल प्रोटीन होगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. सो हमारा अल्टीमेट एम ये है. और दूसरा एम ये है कि उसके लिए हमारे जीन्स को एक्सप्रेस होना पड़ेगा. कौन से जीन्स? जो हमने वेक्टर में डाले हैं अच्छे डिजायरेबल प्रोटीन्स के लिए या फिर डिजायरेबल प्रोडक्ट के लिए. तो वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम डाल रहे हैं एक किसी भी प्लांट, एनिमल या बैक्टीरियल सेल में, उसका एक्सप्रेस होना बहुत ज़रूरी है. और वो कैसे होगा? जब उसकी ग्रोथ होगी. और ग्रोथ होगी कैसे? जब उसको प्रोटीन बनेगा, उसका डिजायरेबल प्रोटीन बनेगा. सो द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, and the expression of foreign gene in the host cells involves understanding many technical details. Here, after having cloned the gene of interest and having optimized the conditions to induce the expression of the target protein, one has to consider for producing it on a larger scale. If we want to produce it on in laboratory, then it will be on a small scale and it can be done easily. But what about the large scale? Because we want product for the whole of the world and for the human life. So it should be in large quantity once its success is done in laboratory. So I hope you have been understand about if any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is called a recombinant protein. Heterologous host means host हम अलग ले रहे हैं, है ना. जैसे सपोज एक प्लांट सेल है और हमने वेक्टर लिया है बैक्टीरिया, हमने उसके अंदर अपने जीन्स जो है डिजायरेबल वो डाले हैं, तो ये क्या हो गया? हेट्रोलॉगस. एक प्लांट सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है. सो ड्यू टू हेट्रोलॉगस होस्ट, द प्रोटीन वी गेट फ्रॉम दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. सिंपल. So the cells harboring clone genes of interest may be grown in a small scale in the laboratory. The cultures may be used for extracting the desired protein and then purifying it by using different separation techniques. So on a large scale it requires huge steps, and these steps are a bit complicated because it includes adding, culturing, purification, separation and many more. So the cells can also be multiplied in a continuous culture system wherein the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from the other side to maintain the cells in their physiologically most active log or exponential phase. Bioreactors. So for production of the desirable protein on large scale is possible by bioreactors. So bioreactors help in producing a large quantity to about 100 to 1000 liters of culture can be processed. Thus bioreactors can be a type of vessel in which raw materials are biologically converted into specific products, individual enzymes, etc. using microbial plant, animal or human cells. A bioreactor provides the optimal conditions for achieving the desired product by providing optimum growth conditions.
temperature, pH, substrate, salts, vitamins, oxygen. So वेरी इंपॉर्टेंटली बायोरिएक्टर्स का जो मेन एम था वो था लार्ज स्केल पे हमें डिजायरेबल प्रोटीन्स को बनाना है, और डिजायरेबल प्रोटीन्स ही नहीं, उनका एम था कि हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट्स बनाने, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाने हैं, इंडिविजुअल एंजाइम्स बनाना है उनका, ये उनका मेन एम था। और कैसे बनाना है उनको पता था, यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स, इन सब का यूज करके हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाना है, इनको मीडियम बनाएंगे हम। और किसके लिए? फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफस्टाइल। अब बायोरिएक्टर प्रोवाइड एक ऑप्टिमल कंडीशंस देता है, वो ना सिर्फ उनकी ग्रोथ के लिए, डिजायरेबल प्रोडक्ट के लिए, बल्कि एक ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, विटामिन्स, ऑक्सीजन। टेम्परेचर को कम ज़्यादा जैसे जैसे कंडीशंस होती जाती है, जैसे एक कंडीशन होती है ऑप्टिमल, अगर हम कल्चर्स को ग्रो कर रहे हैं तो एक बिल्कुल लो टेम्परेचर अगर हम ले लेंगे तो उस लो टेम्परेचर पे क्या होगा कि जो हमारे बन रहे हैं ना जीन्स, जो हमारे वो हो रहा है ग्रोथ, उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उनके जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? फ्रीज होने लग जाएंगे। एक टाइम के बाद उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, दे विल नॉट डाई बट ग्रोथ विल स्टॉप, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा उनका, एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा। फिर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दे तो हमें भी पता है कि सेल डीनेचर्ड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन डीनेचर, सेल डीनेचर्ड। ठीक है, सेम कंडीशन विथ पीएच, एक ऑप्टिमल पीएच चाहिए पड़ता है, अगर बहुत कम है तो एसिडिक हो जाएगा, ज़्यादा है तो एल्कलाइन हो जाएगा, तो हमें एक नॉर्मल न्यूट्रल नहीं, ऑप्टिमल हमें पीएच चाहिए पड़ेगा। सबस्ट्रेट, जिस सबस्ट्रेट से वो बाइंड हो रहा है, जो उसकी ग्रोथ का मेन मीडियम है, जिसको वो खा रहा है, बढ़ रहा है, दैट सबस्ट्रेट वो भी ऑप्टिमल होना चाहिए, उसके ग्रोथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सॉल्ट्स होने चाहिए, विटामिन्स एंड ऑक्सीजन। ओके, सो दीज आर अबाउट द बायोरिएक्टर्स। सो a stirred tank bioreactor and a stirred tank bioreactor through which sterile air bubbles are spurged. So we are going to study both of these bioreactors. Bioreactors, the most commonly used bioreactors are of stirring type. So as in the figure A and B, you can see these are the stirring type of bioreactors. First A is simple stirred tank bioreactor, and another one is parched stirred tank bioreactor through which sterile air bubbles are sparged. Now what is sterile air bubbles? Sterile means every type of macromolecules, dirt, pollution free air is parched, and whole process requires oxygen. It's aerobic process from where one side air is pulled in and other it is bubbled out. A stirred tank reactor is usually cylindrical or with a curved base. You can see here acid and base for pH control. In picture A, in figure A, you can see there is a motor at the upper side, motor for measuring, another is for acid or base for pH control, one controls optimal pH, another steam for sterilization जो कि steam provide करती है growth के लिए. next is foam breaker, foams को break करती, foam ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, एक अगर foam जो चलता है ऐसे गोल, वो ब्रेकर टाइप्स, वो ब्रेक करता है फोम्स को टुकड़ों में, है ना, तो एक जगह जो है वो ज़्यादा, मतलब पूरा एक यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए मशीन में, ऊपर से नीचे तक एक जैसा मेंटेन फोम ब्रेकर. नेक्स्ट इज फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, दिस फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर हेल्प्स इन ब्रॉथ ब्रेकिंग. नेक्स्ट इज कल्चर ब्रॉथ, here at the middle part our broth swings and from everywhere it is uniformly distributed. At the base it is sterile air from where microbes free air is pulsed. Okay, now next figure B, you can see
at the top, increase the surface area for oxygen transfer. From here oxygen is transferred, then gas and entrainment. Here gas bubbles you can see. Then the enlarged picture of bubbles dramatically increases the oxygen transfer area. जितने अच्छे से हम ये सारी कंडीशंस फुलफिल करेंगे, जैसे हमारा मेन टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, ऑक्सीजन, इन सब का है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उतने अच्छे से हमें रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे. सो फर्स्ट वी कैन सी सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, and next is spatched stirred tank bioreactor through which sterile air bubbles are spatched. So stirred tank reactor is usually cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of the reactor content. The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. Alternatively, air can be bubbled through the reactor. If you look at the figure closely, as I have shown in you in a previous slide, you can see that the bioreactor has an agitator system, an oxygen delivery system, and a foam control system, a temperature control system, pH control system, and sampling ports, so that some small volume of the culture can be withdrawn periodically. So if we want a sample for further test, we can take it from the simple stir tank bioreactor, where we have seen that everything from acid, base, pH, that is, and temperature, foam breaker, every controlling system here is for betterment and better result, and it helps us for withdrawing small culture periodically, and same cycle is repeated. If we remove something from one place, another will replace it, so there is a balance and maintenance. So this is most important for continuing the process. If we are missing from any of these fulfillments regarding growth of the broth, then there will be chances that our success will be less. Downstream processing. Finally, after completion of the biosynthetic stage, what is biosynthetic stage? The whole of the 5 steps we have seen in processes of recombinant DNA technology, that is isolation. सबसे पहले हमने जीन्स जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए का हमने आइसोलेशन किया, फिर कटिंग, डीएनए की कट करिए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन, देन एम्पलीफाई, उसका ग्रोथ किया, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, देन इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, then obtaining the foreign gene product. Now it's time for downstream processing. That is, the product has to be subjected through a series of processes before it is ready for marketing as a finished product. So we know that every product we take from the market is finally finished product, and we get it as a finished downstream product. So the process behind is, the process includes separation and purification, that is priority, that is it should be separated individually specifically about a aimed purpose, and it should be and it must be purified and rechecked again and again. When we collectively refer to these things, then it is known as downstream processing. The product has to be formulated with suitable preservatives. Such formulation has to undergo through clinical trials. In case of drugs, there are clinical trials if any drug is produced using DNA technology, recombinant DNA technology. Preservatives must be used for preserving a product. Strict quality control testing for each product is also required. Then if any product that we are getting, the quality must be controlled, that is it shouldn't be of so low quality and of not so high quality. It is according to the need of the human, that is suitable to the human body and according to the need of the human. So strict quality and control checking for each product is required, and
For each product, that means the downstream processing and quality control testing vary from product to product. For different product, different types of quality checkings had been taken. So here biotechnology first part ends, which includes 1 to 2 4 parts. After this, we can please watch our next video. Please like, share and subscribe Edify India. Thank you.